धीरे धीरे चल सिला तो लगे सिला रे सुपट बेस, हल्के में जो हाथ सिला तो लगे सिला रे सुपट बेस। ओ करना दिल ये जब इतने लंबे है उसके पीछे क्या राज है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जब एंटर किए थे हमारे स्टूडियो में। सर इतने लंबे, मैं उनके सामने इतनी छोटी सी दिख रही थी। गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो गया। अभी सुना हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने गाना भी लिख दिया बहुत सारा। दो तीन गाने प्लीज सुना। आर्टिस्ट एक जो है ना वो हरदम अपने आप से एक स्ट्रगल करता है, अपने आप से एक प्रतिस्पर्धा रहती है उसे कि अब मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट करना ही है। बिल्कुल। तो ये सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। जब जब आपको लगेगा कि नहीं अब ये इतना तक लेवल जा चुका है, तो आपको फिर से अपने आप में एक कमी लगेगी और अपने आप को आप फिर अब पुश करने की कोशिश करेंगे। जोहार। लोकतंत्र 19 के नए शो अलीशा संगे चाय में आप सबका स्वागत है। आज जो गेस्ट हमारे बीच आए हैं उनको सभी कोई जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये है, आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, NKB टाइप कीजिए और जो हमारे मेहमान हैं आप उनको बखूबी जान पाएंगे। आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि NKB जी जो हैं उनका नाम इतना बड़ा कैसे हुआ, और ये भी कि उनके संघर्ष, उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की बीइंग अ ट्राइबल। ऐसे ऐसे जगह में वो गए जहाँ पे अभी हम लोग जाने के लिए भी सोचते हैं। नीरज जी आपका हमारे शो में स्वागत है। जोहार आपका और सभी लोगों का जो इस लोकतंत्र 19 के न्यूज़ चैनल हैं, सभी मेंबर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार, और आप मुझे ये मंच दिए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी आपसे सबसे पहले यही आपको बधाई देना चाहूँगी। आपका एक जो सॉन्ग है ओए ओए जी, जो अभी 1.2 मिलियन चला गया है, जी। तो आपको कैसा फील होता है? मतलब खुशी भी होती होगी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कहीं एक कुछ कमी रह जाती है, जिस चीज के लिए हम लोग अभी भी बोलते हैं ना, तरसते हैं कि काश उस लेवल में भी पहुंच जाता जी। तो वो चीज एक उसको आप कैसे फिल कर पाते हैं अपनी लाइफ में? देखिए क्या है कि जब भी आप किसी चीज को करते हैं तो आप ये नहीं सोच के करते हैं कि मतलब एक माइलस्टोन हम लोग कंप्लीट करना ही है। हम इस चीज को सोच के करते हैं कि हमें बस बेस्ट करना है, और फिर वो क्राउड पे हम लोग छोड़ देते हैं कि हाँ उसे वो कितना पसंद कर पाएंगे। जी नीरज जी एक सवाल ये भी है आपसे कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की है। जी। और इंजीनियरिंग छोड़ के या फिर कंप्लीट करके BIT सिंदरी से बहुत बड़े कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की, एंड उसके बाद सडनली आपने वो इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़ के सिंगिंग में आना, उसके पीछे कोई ऐसा राज या कुछ ऐसा बात जो आपके अंदर अभी तक दबी हुई है? एक्चुअली इंजीनियरिंग लाइन भी मुझे बहुत ही पसंद था। एक्चुअली सबसे शुरू में मैं एक आर्ट लेवल से मैंने स्टार्ट किया। जब इंटर मैंने पास किया तो फिर मैंने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं उसका एंट्रेंस दिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे आर्ट के फील्ड में जाना था, इसलिए मैंने DU और BHU का दिया था, जिसमें से कि मैंने BFA का उसमें एग्ज़ाम दिया था, जिसमें DU का मैंने नहीं देखा, लेकिन BHU में मेरा सेकंड रैंक था 70 सीट्स में। और फिर लेकिन मेरा इंटरमीडिएट में कुछ केमिस्ट्री उस समय ख़राब हो गया था, जिसमें मैं एडमिशन नहीं ले पाया, और नेक्स्ट ईयर फिर मेरा जो एज है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, तो वहाँ से मैं छूट गया, और फिर मुझे एक ग्रेजुएशन करना था और फाइनली मुझे कुछ एक होल्ड रखना था, इसलिए मैंने फिर इंजीनियरिंग लाइन प्रेफर किया। लेकिन फिर जब मैंने वहाँ 3 या 4 साल बिताए, तब मुझे लगा कि नहीं, जो मुझे पसंद है, जो मेरा फील्ड है, जिसमें मुझे मन करता है, मुझे उसी चीज़ में जाना चाहिए, वहाँ मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि
आप एक फील्ड में हैं जी। और आप उसमें गए, अगर आपको पहले से इंटरेस्ट रहा, बट जब आप उस फील्ड में घुस जाते हैं, जब आप उसमें ज्यादा स्टडी करने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं, शायद ये फील्ड मैंने सोचा था कि मेरे लिए बेहतर है, बट कुछ टाइम के बाद आपको वो जो बोलते हैं ना, एक सही जगह जाके आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड पे नहीं, जो मेरा सेकंड या मेरा जो सेकंड थॉट है जी। उस फील्ड में मैं करूंगा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। वो चीज का आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। और मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इंजीनियरिंग ही करना या फिर मेडिकल या फिर साइंस ही जरूरी नहीं है। पैशन को भी फॉलो करें। और देख सकते हैं आप सामने, ये कद से भी जितने बड़े हैं उतने ही बड़े और ऊंचे अभी अपने मुकाम में पहुंच रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो नीरज जी, कुछ बताइए ना आप अपने लाइफ के बारे में, लाइक फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे एक भाई हैं और सिस्टर्स हैं, और मम्मी पापा नहीं हैं, वो उनका देहांत हो गया, और बस हम लोग इतनी छोटी सी फैमिली है। मेरे शो में जितने भी गेस्ट आए हैं, जिन्होंने भी बताया कि उनके साथ मम्मी पापा नहीं है, किसी के पापा नहीं है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ या फिर मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा कभी छोड़ के नहीं गए। वो अभी भी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे दूसरे जगह से, क्योंकि उनका आशीर्वाद है आपके साथ। आप इतने अच्छे जगह में आप आगे बढ़ चुके हैं। आप 1.2 मिलियन आपका सॉन्ग जा चुका है, अभी भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जी म्यूजिक के तरफ से भी आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला है। नीरज जी, और ये भी बताइए कि ये जब इतने लंबे हैं उसके पीछे क्या राज है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जब एंटर किए थे हमारे स्टूडियो में। सर इतने लंबे, मैं उनके सामने इतनी छोटी सी दिख रही थी। तो जो बच्चे थोड़े नाटे हैं या फिर कम हाइट है, उनके लिए आप क्या उनको सजेशन देंगे? नहीं, एक्चुअली कभी हाइट को लेकर कभी रिग्रेट ना करें। वो तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा शायद मेरा जेनेटिक है, वो वाला चीज़ कि मेरे पापा लंबे थे, मेरे फैमिली में कुछ लोग लंबे हैं, शायद उसमें मैं लंबा हो गया। लेकिन मेरे भाई को अगर आप देखिएगा कभी तो वो मुझसे थोड़े छोटे हैं, या फिर मेरी सिस्टर्स को देखिएगा तो वो इतने हाइट के नहीं हैं, तो शायद गॉड गिफ्टेड बोल सकते। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, नीरज जी का जो गाना है ओए ओए, वो 1.2 मिलियन जा चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वो गाना हम लोग को यहाँ स्टूडियो में भी सुनाएं और सामने जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुन सके। यार लिरिक्स भुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। धीरे धीरे चल इसला तो लग इसला रे सुपट बेस, हल्के में जो हंस इसला तो लग इसला रे सुपट बेस। धीरे धीरे चल इसला तो लग इसला रे सुपट बेस, हल्के में जो हंस इसला तो लग इसला रे सुपट बेस। ओए ओए करेला दिल ओए ओए, ओए ओए करेला दिल ओए ओए। ए दादा तनी सुन, नी देवे दिल, नी देवे जान में प्यार कुर्बान। भूल गया। चलिए बहुत दिन हो गया, एक्चुअली 4 साल हो गया है, थोड़ा सा लिरिक्स। कोई बात नहीं, बट जो भी है, आप जो बोलते हैं ना, जिसको हम लोग दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे आप, मुझे जहां तक लगता है कि आपको अपने संगीत से इतना प्यार है। आप भूल भी गए, बट आपने जितना भी सुनाया ना, ये मैं जरूर दावे के साथ कह सकती हूँ हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आया, और वो जरूर चाहेंगे कि आप एक दूसरा सॉन्ग जो बांडा पार्टी है वो भी जरूर सुनाएं उनको, ताकि उनको पता चले कि इतने सीरियस नहीं है इनके भी। उनको भी हंसी आती है बट सीरियस हो जाते कभी कभी। अलीशा तुमने ठीक बोला, सीरियस तो मैं नहीं हूँ। मैं भी खुश रहता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है। अब बांडा पार्टी का क्या है कि रात रात को न सोया हूँ, बोतलों में तो ही खोया हूँ। थोड़ा सा बोल रहे, अच्छा से वो कट कर लीजिएगा। रात रात को न सोया हूँ, बोतलों में तो ही खोया हूँ,
दुनिया के गम बुला के हाँ नशे में खुद को धोया हूँ, आसुट्टा जला पैग बढ़ा धीरे धीरे नशा चढ़ा, ब्रेकअप पार्टी हुई पुरानी कुछ लोकल सा सॉन्ग सुना, करेंगे बांडा पार्टी टिंग 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 टिंग। बस आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा और मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि अब तीसरा चौथा गाना, सिर्फ चाहती हूँ कि अभी सर सिर्फ गाना सुनाते रहें और स्टूडियो का माहौल बन जाए और यहाँ भी पार्टी शुरू हो जाए। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए और जितने भी हमारे नीरज सर के सॉन्ग्स हैं प्लीज जाइए और उसको चेक कीजिए, आपको भी पार्टी करने का मन जरूर करेगा। नीरज जी, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आपसे पूछना चाहूँ तो आपने जैसा भी बोला कि आप भी खुश रहते हैं, बट खुशी ना कहीं कहीं लगता है कि आप जैसे अभी बैठे देखिए, अभी आप बहुत सीरियस लग रहे हैं, अभी आपको टोकना पड़ा कि हंसी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तो प्लीज ना दर्शकों को भी बताइए कि मैं जबरदस्ती आपके सर पे बंदूक रख के आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। नहीं, एक्चुअली जो अलीशा आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उससे सीरियसली तौर पे ले रहा हूँ ताकि मैं उसका एक अच्छा सा और सहज आंसर दे सकूं। तो ये जरूर आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू कोई ऐसा सीरियस नहीं है, बट आप तक जो बात पहुंचनी है वो ऐसे पहुंचे कि आप उसको सीरियसली लें जी। क्योंकि हंसना सिर्फ मजाक ही नहीं होता है, हम खुश होते हैं तो भी हंसते हैं, हम कभी कभी दुखी होते हैं तो भी हंसते हैं, क्योंकि हंसना जो हमारी लाइफ में है ना वो भी एक मेडिकेटेड चीज ही है। हंसने से लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ती है और हम चाहते हैं कि हमारी भी लाइफ बढ़ते रहे, इसीलिए हंसना जरूरी है। नीरज जी, अभी आपके और कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अभी क्या क्या प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? अभी कितने सारे प्रोजेक्ट्स तो ऐसा बताना अभी उतना ये नहीं हो पाता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स आते और जाते रहते हैं। और रिसेंटली मैंने एक गुया गुया किया जो कि मांझी सर के प्रोडक्शन में बना हुआ था वो थे सॉन्ग, और जितेश जी ने उनका डायरेक्शन किया था। अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे साथ नहीं है, पर वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहेंगे ही हमारे मेमोरीज में। और दूसरी बात यह है कि मांझी सर के ही तत्वाधान तले फिर हमारे ये भी चल रहा है, मूवीज़ की बातें चल रही हैं और मुंबई से भी कुछ टीम आने वाली हैं, कुछ हमें प्रॉपर जो एक ट्रेनिंग होता है तो उसके लिए, तो उसमें मैं एज अ सिनेमेटोग्राफर रहूँगा। नीरज जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे लोकतंत्र 19 में भी कुछ आर्टिस्ट छुपे हुए हैं, कभी हमारी भी जरूरत पड़े तो हमें जरूर बुलाएं। जरूर। कुछ भी करने को तैयार हैं, झाड़ू भी लगाना हो साइड पे लगाएंगे, पोछा भी, हवा करना हो तो भी, हम लोग हवा भी करते हैं अच्छा और हंसाते भी हैं। नीरज जी, आप उन यूथ के लिए क्या एक ऐसा मैसेज देंगे जिनको आपको सुन के लगे कि नहीं, जब एनके भी ऐसा कर सकता है जी, तो मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता हूँ? स्ट्रगल बोलते हैं ना कि लाइफ में जरूरी है जी। आपके साथ कुछ अच्छी चीजें भी हों और कुछ खराब चीजें भी हों। इस बात पे आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो यंग हैं, जिस एज के भी हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जितने भी अपकमिंग या फिर अभी जो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे लाइफ टाइम आर्टिस्ट एक जो है ना वो हरदम अपने आप से एक स्ट्रगल करता है, अपने आप से एक प्रतिस्पर्धा रहती है उसे कि अब मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट करना ही है। बिल्कुल। तो ये सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। जब आपको लगेगा कि नहीं अब ये इतना तक लेवल जा चुका है, तो आपको फिर से अपने आप में एक कमी लगेगी और अपने आप को आप फिर अब पुश करने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बावजूद अगर जो नए आर्टिस्ट हैं उनको मैं बोलूँगा कि जब तक अगर आप एक कलाकार बनना चाहते हैं या फिर कला से आपको प्रेम है तो ही वो चीज़ आपके अंदर पे आ पाएगा। जब तक कला आपके साथ नहीं रहेगा या फिर आपको दिल से वो चीज़ करने का मन नहीं करेगा, तब तक आप उस चीज़ को, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ को आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा सुना भी कि नीरज जी ने बताया कि आप जिस भी फील्ड में जाएं, आपका दिल जब तक हाँ या नहीं करता उस चीज़ के लिए, या फिर आप दिल से उस काम को नहीं करते हैं, तो आपको शायद वो जगह जहां आप जाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप पहुंचेंगे ज़रूर जब आप अपने दिल की बात सुन के या फिर
दिल को उस जगह में पहुंचा के रखेंगे। नीरज जी, कोई गर्लफ्रेंड है? यार गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो गया। अभी सुना हम लोगों ने। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने गाना भी लिख दिया बहुत सारा। दो तीन गाने प्लीज सुनाइए, यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका दिल टूटा हुआ है। अभी कौन सा सॉन्ग था? अभी पर्टिकुलर कोई याद तो आ नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने लिखे। एक तरह से मुझे लगता है कि हम जब किसी चीज से अलग होते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसका एक दो प्रारूप होता है। एक तो बैड होता है, अगर आप उसी चीज पॉजिटिवली लें तो वो चीज आपको एक हेल्प करती है। तो मुझे लिरिक्स बनाने में, मुझे अपने लाइफ में बढ़ने में वो चीज हेल्प किया। तो जरूरी नहीं है कि ब्रेकअप हो तो आप जाके रोना शुरू करें। देख सकते हैं ना, एनकेबी ने उस ब्रेकअप से ही कितने गाने बनाए। हाँ, तो ब्रेकअप भी अच्छी चीज है। हाँ, अगर आप पॉजिटिवली ले तो। और आप बताइए ना कुछ ऐसा बात जो हमें नहीं पता, जो आपको लगता है कि एनकेबी के बारे में लोगों को जानना जरूरी है। जी जी जरूर। एक्चुअली अभी अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा यार जो एक आर्टिस्ट था या फिर एक सीनियर आर्टिस्ट हो गए या फिर एक मिड रेंज आर्टिस्ट बन चुका हूँ झारखंड में। लेकिन कहीं भी ना कभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था। वही एक लोकल सा कैमरा साइबर शॉट हमारे समय में हुआ करता था और उस समय मैंने निकाला था। लेकिन हाँ, एक बात था कि कहीं ना कहीं जब मैं मूवी देखता था तब मुझे एक अंदर से आता था यार ये स्लो मोशंस कैसे होते हैं, हीरो जब तोड़ के निकल रहे हैं तो वो बहुत ही एकदम कूल लग रहे हैं, पूरा ये धूल वगैरह ये सब उड़ रहा है। लेकिन जब मैं वहां पर से आया तब मैं फिर फील्ड पे घुसा, तब वो बहुत ही डिफिकल्टी जो फेस करना होता है वो नॉर्मल नहीं होते। वो तो स्क्रीन के पीछे 18, 20, 25 के टीम होते हैं, लेकिन देखने वाले को लगता है यार 2 आदमी हैं और वो कर ले रहे हैं चीजों को। जैसे अभी भी आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे भी आप लोग को 2 ही दिख रहे हैं, बट पूरी एक टीम लगती है इस एक एपिसोड को जो 30 मिनट या 40 मिनट का होता है। तो एनकेबी सर काम कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टीज उन्होंने भी देखा। आपसे एक क्वेश्चन ये भी जानना चाहूंगी, जैसे ट्राइबल्स में कलर को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं कहीं वो एक पॉजिटिव सिचुएशन ला देता है, कहीं नेगेटिव चल जाता है। तो आप अपने बारे में बताइए ना कि चरका ट्राइबल आपको कहीं सुनना पड़ा या फिर कुछ उसके पीछे कुछ कहानी ऐसा? हाँ, मुझे लोग बोलते हैं, जब मैं स्कूल में भी था तब पर भी मुझे कांछा कांछा बोलते थे मेरे कलर को लेके। फिर वो बोलते नहीं थे कि यार तुम डुप्लीकेट आदिवासी हो क्योंकि ट्राइबल्स गोरे होते ही नहीं है। तो बोले यार गॉड गिफ्टेड, मैं क्या कर सकता हूँ इस पर। वैसे ही फिर जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी ये चीज़ फेस किया। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन मुझे अपने कलर से ज़्यादा मुझे ब्राउन कलर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक हमारे मिट्टी का कलर है और उस पर बहुत सारी खूबियाँ हैं। और मुझे आज से नहीं, मुझे बचपन से ही ब्राउन ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि मेरे चांसेस हैं, ब्राउन से थोड़ी ज्यादा ब्राउन हूँ, बट चांसेस हैं कि मुझे एनकेबी जी जरूर काम देंगे। जी जी जरूर। तो एक चीज तो जरूर बताना चाहूंगी कि कलर हमारे दिमाग का बस खेल है। काला है, गोरा है, कुछ नहीं होता है। नीरज जी से अब एक सवाल ये है, आप मुंबई गए थे जिसे सपनों की दुनिया भी बोलते हैं, बहुत लोग सिर्फ जाना सोचते हैं, आप जाके आए, आप वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे? ठीक है। अच्छा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। एक्चुअली बात ये है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे वहाँ से अप्रोच आएगा। ऐसे ही एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक नोटिफिकेशन आया कि ऐसा सा बात है। मैंने सोचा कि कुछ वहाँ के कंपनीज अप्रोच किए थे मुझे, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसे ही कमेंट कर रहा होगा मजाक के तौर पे। तो फिर मैंने 2-3 बार उन्होंने किया, फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया, फिर उन्होंने मेल किया मुझे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आपकी अगर ऐसे कंपनी है, अगर रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी, देन हमको रजिस्ट्रेशन नंबर्स वगैरह दीजिए ताकि मैं बिलीव कर सकूँ, या फिर आपका कुछ काम दिखाइए, आपके चैनल्स दिखाइए। तो फिर जाके उन्होंने अपना फिर प्रॉपर एक ये दिया आईडी प्रूफ वगैरह।
तब मैंने बोला कि हाँ ये जेन्युइन आदमी है। और तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर एक दिन आपको आना पड़ेगा, एक मीटिंग रख लेते हम लोग। फिर मुंबई गए, वहाँ पर हुआ, फिर सब कुछ फाइनलाइज हुआ। फिर बोला कि ठीक है, अब हम लोग शूट जो होगा हमारा वो चंडीगढ़ में होगा। अच्छा। तो फिर इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था शूट वगैरह ये सेट पे। काफ़ी बड़ा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वैसा सेट मेरे लिए उस समय के लिए बहुत बड़ा था। कम से कम उसमें स्लॉट्स थे 12 से 15 स्लॉट्स थे अलग अलग लोकेशंस के, और उस पर आपको काम करना होता है। और ऐसे ही 38, 40, 42 डिग्री सेल्सियस पे जो सुबह से 6 बजे स्टार्ट हुआ था काम, शाम नहीं, रात का 1 बजे फिर वो पैकअप हुआ था। उसमें से हम 2 बार बेहोश हो चुके थे। और जो हमारे एक्टर थे वो हमसे ज़्यादा क्या बोले स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारा शॉट ऐसा था जिसपे गर्म सा उसमें धूल है, उस पर उनको बैठना है, गाल सटाए हुए है, पूरा धूल है। हम तो चलिए हम तो कैमरा लेके थे, मेरे पीछे लोग थे जो मुझे छाया दे रहे थे, लेकिन उनके पास वैसा कुछ नहीं था। तो उनका भी देखना पड़ेगा कि लोग फेमस बस ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। लगता है कि वो बहुत फेमस है, वो एसी में रहते हैं, लेकिन उन एसी से निकल के वैसा शूट कर पाना उतना डेडिकेशन से, मेरा तो हालत खराब था। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सचिन जी और जितने भी उनके ग्रुप्स थे काफ़ी सपोर्टिव थे वो लोग। मुंबई के थे, यूपी में रहते हैं वो, और काफ़ी अच्छा रहा। सुबह से शाम तक पूरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। वहीं अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी सुबह से शाम होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर स्लॉट बाय स्लॉट चीज़ें बटी रहती हैं, तो आपको रेगुलर काम करना पड़ता है, नहीं तो आपका स्लॉट छूट जाएगा। फिर एक सेट का दाम 80,000 से 90,000 रहता है, वो छूट जाता है। एक टेक्निकल फॉल्ट के चलते वहाँ पर मेरा फॉल्ट नहीं था, किसी दूसरे का था, कुछ टीम का। तो एक दिन ऐसे ही हमारा निकल गया था, तो उस पर आपका 80 से 90,000 ऐसे ही चला जाता है। एक सवाल और है, जैसे आप बड़ी कंपनीज और छोटी लोकल कंपनीज दोनों के साथ आपने काम किया होगा, तो आपको बखूबी पता होगा कि इसके इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स है, यहाँ पे क्या नेगेटिव चीज़ है। आप प्लीज़ उसको भी शेयर करें हमारे साथ। जी। हाँ, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि यार बहुत सारे लोगों को ये मतलब भ्रम होता है कि बड़ी कंपनीज के साथ रह के आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली तो आप अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि यार वो लोग बहुत सालों से वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी वो चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। प्रॉपर तरीका, तो वही मैंने पहले भी बोला कि प्रॉपर तरीका आपको तब आएगा जब आप किसी चीज को दिल से कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप उसको लूप में कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आपको उसके फॉल्ट्स पता चलेंगे, आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर स्ट्रांग है। लेकिन वहां पर भी वैसा नहीं है, वहां पर भी चीजें गलत हो रही हैं। मैंने बहुत सारे चीज़ों को सुधारा, क्योंकि उसमें मैं गैफर भी था, जो कि लाइटिंग जितने भी सेटअप्स होते हैं, क्योंकि उनके पास गैफर नहीं था तो मुझे ही उसका काम संभालना पड़ रहा था, और सिनेमेटोग्राफर भी नहीं था, डायरेक्शन कोई और का था। आप वहाँ पर काम करिए, आप यहाँ पर काम करिए, चीज़ें बस एक ही हैं, बस वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं। मान लीजिए कि अगर आप वहाँ पर यहाँ पर लाइट्स नहीं है तो हमें थोड़े कॉम्पैक्ट जगह में चीज़ों को एक अच्छे तरीके से दिखाना पड़ता है, और क्योंकि हमें बजट का इशू होता है। वहाँ पर बजट का इशू नहीं है, देन आप एक साथ आप रेड ले आए, एरे एलेक्सा ले आए, या फिर लाइट्स वगैरह ले आए, तो आप चला जा रहा है, बस बजट का इशू है और कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा होता है कि हाँ, जैसे कि छोटे सेट्स में होते हैं कि अपने से पानी लाना पड़ता है लेकिन बड़े सेट्स में थोड़ा सा रईस टाइप का लगता है आपको तुरंत से फ्रूट्स आ जाते हैं, तुरंत से ठंडा पानी आ जाता है। जब शूट स्टार्ट हो रहा था तो एक लिस्ट आ गया कि आपको क्या क्या चाहिए सर, तो मैंने बोला कि यार अभी तक तो हम सिर्फ पानी ही पीते आए और कॉफी पीते आए। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। अब तो हम बोले कि, लेकिन वहां पर हम ऐसा प्रिटेंड किए कि हाँ ये चीज ले आओ कुछ लस्सी वगैरह ले आओ और फ्रूट्स ले आओ, और मैंने फिर वहां पर ज्यादा तामझाम नहीं किया तो बस इतना ही ये तो होता है। जैसे देखा आप लोगों ने कि नीरज जी ने एंजॉय किया है, लाइक बाहर के जो बड़े सेट्स हैं उनमें आपको चीज़ें मिलती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उन सारी चीज़ों को भी आप ऐसे यूज़ करें जो यूज़ नहीं आते हैं। आपने बस, आपको मन किया तो आपने ये चीज़ ले लिया, आपको ये मन किया तो आपने ये चीज़ ले लिया। तो ये चीज़
नीरज जी के साथ है, उन्होंने दोनों तरह के जगह पे जाके काम किया है, छोटे या फिर लोकल जो मीडिया हाउसेस हैं उसके साथ भी और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी। तो आपको बखूबी पता चल रहा है कि मेहनत कितना लगता है अगर कोई एक ऐसे मुकाम में पहुंच रहा है। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी जब नीरज जी खुल के बता रहे हैं सारी चीज़ों को। ये ज़रूर मैं कहूँगी हमारे जितने व्यूअर्स हैं, आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें लोकतंत्र 19 को और जानने की कोशिश करें कि आखिर रियल लाइफ में स्ट्रगल कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ये जो एक क्वेश्चन है आपसे कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये नहीं यार मुझे पेपर बेचना है, ये सोच लेंगे अगर नहीं जो बात रहा है, जो बेच रहा है वो कितना इजी है, साइकिल उठाता होगा, बाइक उठाता होगा, जाके ऐसे फेंक देता है, लेकिन उसके पीछे भी एक स्ट्रगल है। तो आप कुछ बताइए कि स्ट्रगल को लोग नेगेटिव तरीके से लें या पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। जी जी। आइए जानते हैं एनकेबी जी से कि स्ट्रगलिंग को लोग दो तरीके से ले सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो इतना स्ट्रगल आपने किया है तो आप बखूबी जानते हैं कि स्ट्रगलिंग के पीछे भी नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो लोगों को कैसे उसको लेके चलना चाहिए? नेगेटिव और पॉजिटिव का ये है ना कि मुझे आज तक कभी मतलब इस पर नेगेटिव लगा ही नहीं, शायद मुझे लगा या नहीं लगा, सबके साथ मुझे ये नहीं बता पाऊंगा मैं। लेकिन बहुत बार जब मैं फेल हुआ या फिर कुछ चीज़ मुझसे नहीं हो रहा है कुछ टेक्निकली चीज़ों को लेके, तो बहुत सारे रिसर्च किए उस बारे में, इधर उधर से अपने सीनियर्स जो पहले से फिल्म लाइन में हैं उनसे भी पूछा, पता किया, बहुत सारा हेल्प उनसे भी मिला, बहुत सारा रिसर्च करके। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को करते हैं और उस पर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब आप कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं थोड़ा कि यार अब शायद यही मेरा एक स्टॉपेज है, अब इससे शायद आगे नहीं हो पाएगा अगर ये चीज़ नहीं होगा। तो उस समय के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं उस पाथ को छोड़ देता हूँ और फिर मैं किसी दूसरे एरिया से मैं उसे स्टार्ट करता हूँ, ताकि मैं एक ना एक दिन तो उसे कवर कर ही लूँगा। तब तक मैं जो समय मेरा जा रहा है उस पर, उस चीज़ को हम लोग बचाने के लिए किसी दूसरी चीज़ में हम लोग स्विच करके उसी टॉपिक को फिर बाद में कवर कर लेते हैं। ये मेरा मतलब पर्सनल तरीका है चीज़ों को करने का। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि अगर हम कहीं नीचे गिरे तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हम ब्रेक ले लें। आपने अगर ब्रेक लिया, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा टाइम लें, आप चीज़ों को समझें, कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो उस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी बात करें जो उस फील्ड से नहीं है बट उनको ये समझ तो है ही कि उन्होंने क्या देखा, क्या अच्छा क्या बुरा। जैसा कि हम सब जानते हैं एनकेबी जी डायरेक्शन, प्रोडक्शन और म्यूज़िक में भी काम करते हैं, तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे एनकेबी जी आपसे कि म्यूज़िक जो आप लिखते हैं वो आप किससे इंस्पायर हुए या फिर कुछ उसके पीछे कहानी ऐसा? जब हम लोग छोटे थे 5G 6 में 7th क्लास में थे, तब शायद हमारा जो इन्वायरमेंट था एक हमारे मोहल्ले का, लालपुर का, तो वो एक ऐसा था कि उसमें कुछ उस समय तो 50 सेंट्स वगैरह के बहुत सारे प्रचलन में थे लोग, R&B हिप हॉप वगैरह। तो उसमें एक जेवियर्स स्कूल के भैया थे रतन दा। अच्छा। रतन दा और साथ में उनके एक भैया थे सुदीप दा। इनका एक पैच वर्क चलता था उस समय, उसमें जैमिंग वगैरह चलता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार म्यूजिक बनते कैसे हैं, क्या होता है नहीं होता है, और इन सब को देखते 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 वो मेरे सामने कभी कभी अपना जैमिंग स्टार्ट कर देते थे। यार नीरज देखो हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और ये करते 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 कहीं ना कहीं आप जिस परिवेश में पलते हैं, बढ़ते हैं, आपके एनवायरनमेंट जो आपको सिखाता है, कहीं ना कहीं उनका बहुत सारा एक इम्पैक्टफुल चीज आपके माइंड में पड़ता है, और वही मुझे शायद म्यूजिक के लिए प्रेरित करता है। नीरज जी आपसे कुछ जरूर ऐसा सुनना चाहेंगे ना कि आपके बचपन में भी कुछ ऐसा कहानी या कुछ ऐसा चीज हुआ होगा जरूर। सबके बचपन में होता है, कभी आप मम्मी से पिटाई खाते हैं, पापा से पिटाई खाते हैं, कभी हम लोग कुछ
पैसे चुरा के भागते हैं, कुछ ऐसा सामान चुरा के भागते हैं जो हमें उसके पीछे बोलते हैं ना, जानने की जिज्ञासा है कि आखिर वो अगर मैं देख लूं एक बार उसको खोल के कैसा होता है या क्या होता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या बचपन में? हाँ, बचपन में हुआ है ना, म्यूजिक और वीडियोस को लेके। तो जो मैंने बताया जैसे कि रतन दा और सुदीप दा जो थे, उनका जब जैमिंग वगैरह चलता था तो वो मुझे पूरी चीज़ें डिफाइन नहीं करते थे। वो बस जैम कर रहे हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं। और फिर मुझे अगर मैं बाय द वे अगर कुछ पूछता भी था तो उस समय के लिए मैं, क्योंकि बहुत छोटा था, तो वो लोग मुझे उतना एक्सप्लोर करने नहीं देते थे। लेकिन मैं ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं खुद से रिसर्च करूंगा वगैरह वगैरह। तो फिर मैं एक एक पैसा ये करता था। और क्योंकि उस समय के लिए, उस समय के पेरेंट्स को ये लगता था, वैसे तो मेरे घर पे भी सिस्टम नहीं था, और उस समय के पेरेंट्स को ये लगता था कि आज भले ही हमारे पास हर एक के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, लेकिन उस समय के पेरेंट्स को लगता था कि यार अगर इसके हाथ में अगर इंटरनेट दे दिया जाए या फिर डिश टीवी वगैरह अगर रख दिया जाए तो फिर ये लड़का बर्बाद है इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो दिन भर बैठे रहेगा, क्या करेगा नहीं करेगा उसे कुछ पता नहीं। लेकिन मैं जब भी गया, बगल में एक भैया रहते थे, वो कैफे चलाते थे, मैंने उसमें जाके कम से कम डेली 1 घंटा 10 रुपए का, फिर खत्म हो जाते थे पैसे, फिर मैं कुछ दिन वेट करता था कि मेरे पॉकेट मनी कुछ आ जाएंगे और फिर मैं उसे जमा करके फिर मैं उसे करता हूँ। और इस तरह रिसर्च करते 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 फिर फाइनली थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता गया। और फिर एक समय एक आया कि मेरे चाचा जी अपने बच्चों के लिए इंटरनेट प्रोवाइड कर दिए, और फिर मैं उस पर, तो फिर वहाँ पर से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जानने के लिए मिल गया बहुत सारी चीज़ें। नीरज जी से एक इंटरेस्टिंग सवाल अभी मेरे दिमाग में आया, ये पूछना चाहूँगी। जो आपका सॉन्ग है ओए ओए, जब वो आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसके पीछे या फिर उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिस चीज़ को आप भूलना चाहते भी हैं लेकिन आप भूल नहीं पाते हैं? हाँ, उस सॉन्ग को लेके ये चीज है ना कि वो काफी अच्छा और काफी मिक्स एंड मास्टर्ड सॉन्ग निकल गया। और क्योंकि मैं उस समय प्रॉपर तरीके से मिक्स मास्टर नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं इनिशियल में था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप बोल सकते कि बहुत ही कम चीज़ों से मैंने वो सॉन्ग बनाया। जो Zoom H1 का रिकॉर्डर आता है 7 या 8 हज़ार का, उस समय भी उसका वही प्राइस था। मैंने उस Zoom रिकॉर्डर से मैंने रिकॉर्ड करके उसको बनाया था। लेकिन अभी भी जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो शायद किसी स्टूडियो में अच्छे से रिकॉर्ड करके ही उसे प्रोड्यूस किया गया। तो ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मतलब जो बोलते हैं ना कि आपको जब आपकी इच्छा होती है ना तो आप किसी इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, या फिर आपका इन्वायरमेंट क्या बोल रहा है उससे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बस आपको करना है और आपने कर दिखाया। जी ज़रूर, हमने देखा कि ओए ओए ने क्या कमाल किया। 1.2 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है। आपसे एक बात ये भी पूछना चाहूँगी कि जो हम टेलीविज़न में देखते हैं मूवीज़, उससे हमें कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए? क्योंकि आपने बखूबी वो चीज़ देखा है और आप देख रहे हैं कि कैमरे के पीछे और असल ज़िंदगी में और जो कैमरे के सामने, जो हमारे ऑडियंस के सामने भी दिख रहा है, वो एक डिफरेंस क्या रहता है, कितना इन्फ्लुएंस करना चाहिए, होना चाहिए, उस बारे में भी आप बताएं। जी अलीशा, तुमने ठीक कहा कि कितना इम्पैक्ट या फिर कितना हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। एक्चुअली दूसरों को क्या बोले, मैं खुद बहुत ज़्यादा फिल्मों से मैं सीख लेता हूँ। कुछ गलत भी सीखते, कुछ अच्छी भी सीखते, क्योंकि जब मैं अभी मैं नहीं पीता हूँ, पहले मैं जब सिगरेट सुट्टा वगैरह जब पीता था तो जो वो कैसे हुआ, वो एक्चुअली जो जॉन अब्राहम है धूम में, जब वो पीछे पलट के जब जाते हैं और सिगरेट उनका हाथ में रहता है, वो बहुत कूल दिखते हैं, जीन्स, लेदर जैकेट, यार मस्त लग रहा है। अब लड़कियां भी देखेंगी अगर उस टाइप का लुक में रहेंगे तो मुझे लगा कि शायद एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन वो कब चीज़ लत बन गया आपका या फिर मुझसे, वो मैं भी नहीं पता चला। फिर एक समय ऐसा आ गया कि मैं सिगरेट के बिना रह नहीं पाता था। वो अंदर से एक आता था कि यार एक ले लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं। उसे छोड़ने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे देखे कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। वो ये फिर बाद में बोलने लगे कि नहीं यार ये हार्मफुल है,
फिल्म और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। तो मैंने बोला कि हाँ यार ठीक है। इसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया और आज मुझे लगता है 5 से 6 साल 7 साल हो चुके हैं, मैंने फिर दोबारा उसे हाथ नहीं लगाया। और मैं दूसरों को भी बोलूंगा कि यार ना लगाएं। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे रियल लाइफ में भी और रील लाइफ में भी जो अच्छी चीजें हैं, बस हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए, बाकी चीजों को हमें कट करना चाहिए, क्योंकि उसे एज अ एंटरटेनमेंट ही तक सीमित रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना, सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं, उसमें भी लिखा रहता है भाई मर जाओगे। एक बार हम भी खरीदे, वो देखे ना उसमें फोटो, देख के ही रोना आया। लेकिन फिर बोलते हैं, वो जो आपने अभी बोला ना कि देख के इंस्पायर होते हैं, यार सिगरेट का फोटो देख के आप लोग इंस्पायर नहीं होते हैं। ज्यादा पीजिएगा चल जाएगा ये कहीं, यहाँ कुछ गंदा से बीमारी। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि अच्छी चीजों को अडेप्ट करें। जरूरी नहीं है सारी चीजें जो आपको रियल लाइफ में दिखती हैं वो अच्छी हो या सही हो। नीरज जी, आपसे अब आखिरी में कोई सवाल नहीं करूंगी जी। आपसे बस ये जानना चाहूंगी, जो हमारा ट्राइबल जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, एक्टर हो, डांसर हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, हम लोगों को लगता है ना कहीं झारखंड अभी भी उस प्लेटफॉर्म को नहीं दे पाया है जहां पे हमारे लोकल आर्टिस्ट उभर के आए। जी जी। हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि कुछ भी होता है झारखंड में, कुछ बड़ा अगर प्रोग्राम हो रहा है, हमारे लोगों को सिर्फ या तो वेलकम जी या टाटा उसी टाइम के लिए लोग याद करते हैं जी। या फिर मंच पे हमें बुलाया, मंच में भी चढ़ने नहीं दिया जाता है। आप बस जब एंट्री कर रहे हैं तब आप लेके आए। आपको ये नहीं लगता है कि अब इतना टाइम आ गया है या सही टाइम आ गया है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं, जो लोग टैलेंटेड हैं, उनको प्लेटफॉर्म खुद झारखंड दे जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे लाइफ में, हमारे पास है बट हमें वो जगह नहीं मिल रहा है कि हम उस चीज को दिखाएं। इस वजह से हमारे पेरेंट्स, हमारे जितने भी अभिभावक हो, उनको समझ में नहीं आता है कि जो ये बंदा, जो मेरा बच्चा या बेटी इस फील्ड में गया, वो कुछ कर पाएगा जब तक हम लोग झारखंड से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आप इस बारे में प्लीज जरूर कुछ हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। जी जी जी। इस चीज पे मैं बोलना चाहूंगा, काफी अच्छा सवाल किया अलीशा तुमने। सबसे पहली बात तो कि एक तो मैं सबसे पहला बात बोलूँगा कि आपको जिस चीज़ में मन है आप उसी फील्ड पे रहें। और इस चीज़ से मैं झारखंड, मतलब जो हमारे झारखंड गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर BFA कोर्स कॉलेज में रखें, ताकि लोग एक डिग्री के साथ एक ग्रेजुएशन भी कर लें और उनका जो एक फील्ड है, डांस है, सिंगिंग है वगैरह वगैरह, उसके बिहाफ में वो जॉब भी पालें। तो इस पे 2 चीज होंगे, एक तो वो ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, उनको जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, और दूसरी बात ये होगा कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिसमें बहुत सारे हमारे ट्राइबल फैमिलीज ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे, क्या 80% आप बोल सकते हैं। जितने हमारे शहर पे लोग हैं बस उतने ही हम देख पा रहे कि हाँ सब कैपेबल हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे जो 80 से 90% मतलब परसेंटेज लोग जो हैं, जो हमारे गाँव में हैं, वो उनको ना ही इनके बारे में नॉलेज है कि BFA टाइप का भी कुछ होता है या फिर आर्ट से संबंधित पढ़ाई भी होती है जिससे आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और आपका लाइफ भी सिक्योर हो सकता है। जब मैं कर रहा था उस समय मेरा खुद बहुत ही मुश्किल से मुझे पता चल पाया था, क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट में रहा, पला बड़ा नहीं था। लेकिन इस चीज के लिए झारखंड गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए कि उनको अपील किया मतलब उनको रखना ही चाहिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं और हम सभी देख रहे हैं कि आर्ट को लेके लोग बहुत ही जुड़े हुए हैं। चाहे वो आपका डांस हो, आपकी संस्कृति हो, आपका पहनावा हो, या फिर आपका एक मन हो, एक इन्वायरमेंट जो आप क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप एक एजुकेशन सिस्टम उस चीज को वहां पर रख देंगे तो ये काफी अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा बात बोला है। और नीरज जी ने बताया कि झारखंड सरकार से हम ये ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि BFA कोर्स वो लागू करें और स्टार्ट करवाएं। नीरज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और एक सवाल सबको ये बताने के लिए कि आपको पर्सनली कैसा लगा ये शो, इस शो का जो बोलते हैं ना कि एक है कुछ अलग करना है, ऐसी बातें सामने लानी है लोगों के सामने जो
सिर्फ हम लोग रील देखते हैं ना, जी जी, आपको सब लोगों ने सिर्फ मोबाइल स्क्रीन में देखा है, तो वो उतना ही जानते हैं जितना आप दिखते हैं। आज हम लोगों ने कोशिश किया कि नीरज एनकेबी जी जो हैं वो रियल लाइफ में ऐसे हैं, हम लोगों ने वो कोशिश की है। और आपसे ज़रूर ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको पर्सनली कैसा लगा, और आप कुछ सजेशन भी अगर हमें देना चाहें कि हम इस शो में और क्या कर सकते हैं। जी 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 जरूर। मुझे भी अलीशा यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा यार। अपने लोकल चैनल्स के साथ मैं जितना जुड़ पाऊँ, अपने लोकल चीज़ों के साथ मैं जितना जुड़ पाऊँ, मुझे उतना ज़्यादा बेहतर फील होता है, ज़्यादा जीवित फील होता है। जितने भी लोग हैं वो काफ़ी पहले से भी मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आके मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था कि यार इतना मतलब मज़ा आएगा तुम लोगों से बात करके। और बिहाइंड द सीन में भी जो जितने भी लोग हैं बिहाइंड द कैमरा में, उन लोगों से भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिल के, उनसे बातें करके। और कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि एक छोटे स्तर से स्टार्ट होती है। कोई भी आप 7 या 8 साल या फिर 5 साल के बाद आप देखोगे तो वो बहुत वृहद स्तर पे आ जाता है। लेकिन आप जब स्टार्ट आप करते हो तो वो बहुत छोटी रहती है, लेकिन उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो 5 या 6 साल के बाद वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी वृहद स्तर पे होता है। मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र 19 को इन 5 सालों की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये 2 से 3 साल में जिस तरीके का इनका प्रोग्राम है और सिस्टम्स है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा लगा एनकेबी जी से पर्सनली मिलके, आप लोगों तक सामने हमने पहुंचाने की कोशिश की है जो भी उन्होंने सीखा, अपना स्ट्रगल बताया। एनकेबी जी से एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक कोई नया गाना जो हमारे दिल में, आपके दिल में एक जगह बना ले, और हमें ये दोबारा मौका मिले कि एनकेबी जी हमारे स्टूडियो में दोबारा आए। प्लीज एक लास्ट सॉन्ग। एक मेरा न्यू सॉन्ग तो नहीं है, पर मेरा पुराना सॉन्ग है जो मुझे काफ़ी पसंद है, जिसपे एक हमारे एक्ट्रेस सोनाली और एक हेमरम करके हैं, उन्होंने लीड एक्टर और एक्ट्रेस का रोल किया था। सॉन्ग का नाम है उड़ी उड़ी। जेने जेने देखो ना तोरे फोटो दिसेला, जेने जेने जाओ ना तोरे याद आवेला, जेने जेने देखो ना तोरे फोटो दिसेला, जेने जेने जाओ ना तोरे याद आवेला, तोरे बिना जिया नहीं जाएला, तोरे बिना जिया नहीं जाएला, के दिल मोरे उड़ी 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 जाए रे, दिल मोरे उड़ी 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 जाए रे, दिल मोरे उड़ी 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 जाए रे, दिल मोरे उड़ी 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 जाए रे। थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और इसी गाने के साथ आज हम इस शो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जोहार। जोहार।